एक वक्त था जब चाइना दुनिया के गरीब तरीन देशों में माना जाता था। 40 से 50 साल पहले यहाँ पे लोग एक वक्त की रोटी खाने के लिए तरसते थे। 1960 से 1980 तक चाइना एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा था जो पूरी देश की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता था। भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी अपनी पीक पर थी। हर तरफ फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर फार्मर्स की हालत खस्ता थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, अपनी खुद की इकोनॉमी चलाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया ने सोचा नहीं था। एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री जो दुनिया के कैपिटलिस्ट मॉडल का विरोध करती थी, उसने अपनी पूरी इकोनॉमी बदल डाली। 把马克思主义的普遍真理通过各种具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义。 1980s के बाद चाइना ने एक नया रास्ता अपनाया, अपनी इकोनॉमी ओपन करी और नए रिफॉर्म लाए और फिर पूरी दुनिया से ट्रेड शुरू किया। धीरे धीरे चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया और हर जगह मेड इन चाइना के प्रोडक्ट दिखने लगे। चाइना का जीडीपी 1960s में सिर्फ $59.72 बिलियन था और आज $17.7 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। चाइना ने सिर्फ 40 सालों में 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। चाइना की मिलिट्री अब दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री बन चुकी है और टेक्नोलॉजी में भी ये अब अमेरिका को कम्पीट कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या चाइना दुनिया का अगला सुपर पावर बनने वाला है या फिर ये सिर्फ एक इकोनॉमिक बबल है जो किसी भी दिन फूट सकता है? यही सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1958 माओ जेडोंग, जो उस वक्त का चाइना का डिक्टेटर था, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का अनाउंसमेंट किया। एक एम्बिशियस प्लान जो चाइना को इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सुपर पावर बनाने वाला था। माओ का मानना था अगर मशीन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को साइड कर दिया जाए और सिर्फ मैन पावर का इस्तेमाल किया जाए तो चाइना बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो होने वाला था उसका किसी ने सोचा तक नहीं था। माओ का प्लान सिंपल था, हर गाँव हर गली के बैकयार्ड में स्टील फर्नेस लगाएंगे जिसमें लोहा पिघलाकर स्टील बनाया जाएगा। माओ का मानना था अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया था, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। लेकिन पहले चाइना ने सोवियत यूनियन के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करी, जिसमें एग्रीकल्चर से पैसा कमाओ, मशीनरीज लो और इंडस्ट्रीज बढ़ाओ। लेकिन चाइना रशिया जैसा नहीं था। सोवियत यूनियन के पास ज़मीन थी, लोग कम थे और एग्रीकल्चर सरप्लस था। लेकिन चाइना के पास सिर्फ लोग ज्यादा थे, अनाज नहीं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के चलते एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को साथ चलाने की कोशिश की गई। फार्मर्स को खेती छुड़वाकर इंडस्ट्री भेज दिया गया और फार्मिंग टूल्स को भी स्टील बनाने के लिए पिघला दिया गया। रिजल्ट, एग्रीकल्चर कोलैप्स होने लगा और ऊपर से 3 साल तक लगातार नेचुरल डिजास्टर है। और तो और जो स्टील फर्नेस बनाए थे वो भी काफी लो क्वालिटी थे और उससे निकलने वाला स्टील भी लो क्वालिटी था। और फिर आया चाइना का सबसे बड़ा क्राइसिस, द ग्रेट फेमिन, भुखमरी। इस दौरान 1959 से 1962 के बीच लगभग 20 मिलियन लोगों की जान चली गई। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनमेड फेमिन था, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि एक नेशनल डिजास्टर में बदल चुका था। 1960s तक कम्युनिस्ट पार्टी को समझ आ गया कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक डिजास्टर है। फार्म्स वापस से किसानों को दिए गए, कम्युनल सिस्टम तोड़ दिया गया और एक्सपर्टीज आइडियोलॉजी से इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ तक कि पार्टी के अंदर एक बड़ी डिवीजन हो गई। एक ग्रुप ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स ने गलत इंप्लीमेंट किया, दूसरा ग्रुप कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट ही फ्लॉट था। चाइना को एक्सपर्टीज और मटेरियल इंसेंटिव पे फोकस करना चाहिए था। इस सब के बाद लोग माओ के खिलाफ हो गए, उसे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। लेकिन माओ अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। फिर माओ ने 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया। नाम से लगेगा कि इसका मकसद है अपने देश में कल्चरल की रेवोल्यूशन को लेकर आना, लेकिन इसका मकसद कुछ और ही था। असल में ये एक कल्चरल मूवमेंट नहीं, एक पावर स्ट्रगल थी। माओ को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, एब्सोल्यूट पावर। और उसने पूरी एक जनरेशन को ब्रेन वॉश करके देश को सिविल वॉर जैसा बनाया और ये सब उसने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया। माओ की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर नए लोग स्ट्रांग हो रहे थे, स्पेशली डेंग जाओपिंग और ली शोकी। इस सब में माओ को साइड कर दिया गया। डिसीजन मेकिंग बाकी कम्युनिस्ट लीडर के हाथ में चला गया। माओ को समझ आ गया अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए पावरलेस होकर रह जाएगा। तो उसने एक नया प्लान बनाया, कल्चरल रेवोल्यूशन। इसका असली मोटिव था कि अपने दुश्मनों को हटाना और पावर वापस लेना। तो इसके लिए माओ ने एक डेंजरस गेम खेली। उसने स्टूडेंट्स और यूथ का यूज किया एक ऐसे वेपन के रूप में जो इसकी सिर्फ कुर्सी बचाने में मदद करे। माओ ने रेड गार्ड नाम की एक स्टूडेंट मिलिटेंट मूवमेंट क्रिएट किया। इन्हें बताया गया जो भी ओल्ड आइडियाज या फिर बोर्जियस माइंडसेट रखता है वो चाइना का दुश्मन है। लेकिन इसका असली मोटिव था
अपने दुश्मनों को पावर से हटाना और खुद की पावर के लिए वापस से जगह बनाना। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था जो माओ ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को खत्म करने के लिए चलाया। इसके बाद स्कूल बंद हो गए, टीचर और इंटेलेक्चुअल्स को टॉर्चर किया गया, पॉलिटिकल लीडर्स लाइक ली शाओकी और डेंग ज़ाओपिंग को पावर से हटाया गया, बुक्स जलाई गई, हिस्टोरिकल साइट्स तोड़ी गई। लेकिन असली टारगेट वो लोग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर माओ के खिलाफ जा रहे थे। माओ ने लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स होने दिया ताकि चाइना में सिर्फ एक ही लीडर दिखे, माओ ज़ेडोंग। टोटल डिक्टेटरशिप आ चुकी थी। माओ ने चाइना को अपना प्राइवेट एम्पायर बना लिया था। कल्चरल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि माओ ने पार्टी के अंदर अपना कंट्रोल वापस ले लिया। डेंग ज़ाओपिंग को पावर से एक्सील कर दिया गया और ली शाओकी को जेल में डाल दिया गया। वहां पे डायबिटीज के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। इसी तरह जो भी माओ की आइडियोलॉजी से डिसएग्री करता उसे मार दिया जाता या फिर फोर्स लेबर कैंप में भेज दिया जाता। कम्युनिस्ट पार्टी अब सिर्फ नाम की रह गई थी, असली पावर अब सिर्फ माओ के हाथ में थी। लेकिन जब कोई लीडर अपनी ईगो और पावर के लिए देश को तबाह करता है तो उसकी लेगेसी भी उतनी ही बुरी होती है। 1976 में माओ मर गया और उसके साथ ही कल्चरल रेवोल्यूशन खत्म हो गई। आज भी चाइना कल्चरल रेवोल्यूशन की गलतियों को मानता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी उसको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करती। लेकिन सच यह है कि ये कोई कल्चरल चेंज का रेवोल्यूशन नहीं था, बल्कि ये एक डिक्टेटर के लिए अपनी कुर्सी बचाने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। माओ के देहांत के बाद चाइना में अब भी लोगों के दिमाग में माओ का डरावना ख्वाब जिंदा था। कल्चरल रेवोल्यूशन ने देश को तबाह कर दिया था, इकोनॉमी गिर चुकी थी और लोग अब भी गरीबी और भुखमरी से जुड़े थे। कम्युनिस्ट पार्टी अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन यही वो वक्त था जब एक नया लीडर आया जिसने चाइना को सुपर पावर बनाने की राह पर डाल दिया, डेंग ज़ाओपिंग। सही सुना आपने। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि माओ ने तो डेंग को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है वो है कि डेंग माओ के रूलिंग पीरियड में ही दोबारा वापस आ गया था 1973 में, जब चाइना एक पॉलिटिकल तूफान से गुजर रहा था। लेकिन यही वो वक्त था जब चाइना को एक नए लीडर की ज़रूरत थी। प्रीमियर जो एनलाई ने डेंग को दोबारा वापस बुलाया, इस बार प्रीमियर डेप्यूटी के तौर पे। 1975 तक आते आते डेंग ने अपनी जगह और भी मजबूत कर ली। वो पार्टी के सेंट्रल कमेटी का वाइस चेयरमैन बना, पॉलिट ब्यूरो का मेंबर बना और जनरल स्टाफ का चीफ भी। मतलब डेंग चाइना का हेड ऑफ गवर्नमेंट बन चुका था। लोगों को लगा जो एनलाई के बाद डेंग ही चाइना का दूसरा लीडर होगा। लेकिन 1976 में जो एनलाई की डेथ ने एक और पॉलिटिकल क्राइसिस ला दिया, गैंग ऑफ 4। जो माओ के हार्डकोर सपोर्टर्स थे, उसमें माओ की थर्ड वाइफ जियांग किंग भी थी। उन्होंने डेंग को पर्च कर दिया। मतलब एक बार फिर डेंग को पावर से निकाल दिया गया। लेकिन ये एंड नहीं था। जब माओ ज़ेडोंग सितंबर 1976 को मर गया तो गैंग ऑफ 4 का भी एंड हो गया और जुलाई 1976 को डेंग वापस आया चाइना की असली पावर लेकर। लेकिन डेंग असली में था कौन? डेंग को फादर ऑफ मॉडर्न चाइना ही बुलाते हैं। उसकी पॉलिसीज ने चाइना को बदल कर रख दिया। डेंग की सबसे बड़ी पॉलिसीज, रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप। डेंग का विजन सिंपल था, कम्युनिज्म को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले हो। पॉलिसी नंबर 1, एग्रीकल्चर का प्राइवेट कंट्रोल। माओ के टाइम पर फार्मर्स के पास खेतों का कंट्रोल नहीं था, लेकिन डेंग ने एक नया हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लॉन्च किया। मतलब माओ के जमाने में लोग अपनी ही जमीन के मालिक नहीं होते थे, सारा एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट का हो गया था। मतलब सरकार के द्वारा बताया जाता था कितना उगाना है, क्या उगाना है और सारा अनाज सरकार को ही देना होगा। लेकिन डेंग ने 1978 में हाउस होल्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें फार्मर्स को उनकी जमीन का टेम्पररी कंट्रोल दिया गया। मतलब जमीन सरकार की ही रहेगी, लेकिन उसको कैसे चलाना है यह फार्मर डिसाइड करेंगे। अगर कोई फार्मर ज्यादा मेहनत करे और अच्छा प्रोडक्शन करे तो वो एक्स्ट्रा अनाज मार्केट में जाके बेच सकता है और प्रॉफिट खुद रख सकता है। माओ के जमाने में ये अलाउड नहीं था और सारा अनाज सरकार को ही देना पड़ता था। चाइना में एक तरह से सेमी प्राइवेट फार्मिंग शुरू हुई। फार्मर ने नए तरीके अपनाए, नई सीड्स और टेक्निक्स का यूज करा, जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि 5 साल में चाइना का एग्रीकल्चर आउटपुट 50% से ज्यादा बढ़ गया और मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगियां सुधर गई। जो चाइना आज एग्रीकल्चर सरप्लस है, उसकी शुरुआत का डिसीजन यही था। पॉलिसी 2, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन। माओ के जमाने में चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी था, मतलब बाहर की कंपनीज चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी और चाइना का ट्रेड भी काफी लिमिटेड था। लेकिन डेंग ज़ाओपिंग ने सोचा अगर चाइना को ग्लोबल लेवल पर लाना है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। इसीलिए डेंग ने 1978 के बाद एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को अलाउ कर दिया। डेंग ने चाइना के कुछ सिलेक्टेड कोस्टल एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेब्लिश किए। शेंजन, शमन, जोहई और शांतु जैसी सिटीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पे खोला गया। यहाँ पर फॉरेन कंपनीज को फैक्ट्रीज लगाने की परमिशन दी गई, जमीन सस्ते में दी गई, टैक्स कम किया गया और रेड टेप हटाया गया। मतलब कि कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपल प्रोसीजर में लेकर आया गया। चाइना में सस्ती लेबर थी और फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट मिल रहा था। इस वजह से अमेरिका, जापान और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट करने लगी।
जब फॉरेन कंपनीज चाइना आई तो सिर्फ पैसा नहीं, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट टेक्निक भी लेकर आई। चाइना ने धीरे धीरे स्किल्स कॉपी किया और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी इंप्रूव किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आने की वजह से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम करने लगा। चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाने लगा क्योंकि यहाँ हर चीज बनने लगी थी, टॉयज, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, एवरीथिंग। पॉलिसी नंबर 3, इंडस्ट्रीज को ऑटोनॉमी। माओ के टाइम पर सारी फैक्ट्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल थी, मतलब हर फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट बताती थी कि कितना प्रोडक्शन करना है, क्या बनाना है और किस प्राइस पे बेचना है। इससे एफिशिएंसी नहीं थी और इंडस्ट्रीज प्रॉफिट कमाने के बजाय गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। डैंग ने देखा कि ये सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है और अगर चाइना को ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कराना है तो इंडस्ट्रीज को फ्रीडम देनी पड़ेगी। पहले गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को फिक्स प्रोडक्शन टारगेट देती थी जो कंपनी की एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी को मार देता था। डैंग ने कहा जो फैक्ट्रीज ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करेंगी, उनको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। ये एक बड़ा रिफॉर्म था। पहले फैक्ट्री सिर्फ नंबर पर फोकस करती थी, अब फैक्ट्रीज क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर भी फोकस करेंगी। डैंग ने मार्केट बेस्ड प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस करा जिससे डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे प्राइस फ्लक्चुएट करेगी। इससे कंपटीशन बढ़ा और इंडस्ट्री इनोवेटिव होने लगी। पॉलिसी नंबर 4, वन चाइल्ड पॉलिसी। इसमें हर फैमिली को सिर्फ एक ही बच्चा अलाउड था, लेकिन इसको अब चेंज करके 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया गया है। डैंग ने देखा चाइना की पॉपुलेशन तेजी से ग्रो हो रही है जो फ्यूचर की इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो सकता है, तो डैंग ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। ये सब रिफॉर्म माओ की पॉलिसीज के बिल्कुल अपोजिट थे। माओ इक्वालिटी और गवर्नमेंट कंट्रोल पर सपोर्ट करता था, जबकि डैंग इकोनॉमिक फ्रीडम और मार्केट ड्रिवन ग्रोथ पर फोकस करता था। माओ का चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी था, जबकि डैंग ने इसे ओपन मार्केट इकोनॉमी में बदल दिया। माओ की पॉलिसीज ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन से इकोनॉमी को वीकन किया। डैंग ने रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप जैसी पॉलिसीज के थ्रू चाइना को सुपर पावर बनाने की राह पे डाला। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है जीडीपी ग्रोथ। 1979 से 2010 तक चाइना का जीडीपी 9.91 की ग्रोथ रेट से बढ़ा और सबसे ज्यादा 1984 को 15.2% और रिकॉर्ड लो 3.8 1990 में। लेकिन इस 3.8 का मतलब ये नहीं कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब है जीडीपी अब भी बढ़ा लेकिन थोड़ा धीरे से। मान लो कि 1989 तक चाइना का जीडीपी था $1 ट्रिलियन, तो 1990 में ये बढ़कर $1.038 ट्रिलियन हो गया। इकोनॉमी अब भी एक्सपैंड हो रही थी लेकिन स्पीड स्लो हो गई थी। लेकिन इस स्पीड स्लो होने की क्या रीजन थे? इसमें से वन ऑफ द मेन रीजन था टियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट। 1989 में टियाननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट हुआ जिसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स और लोग फ्रीडम और डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। डैंग के पास चांस था कि वो चाइना को एक डेमोक्रेटिक देश बनाए या फिर डिक्टेटरशिप की रूलिंग में ही रहते थे। डैंग ने टैंक्स भेजना प्रेफर किया। No one knows how many people have died in the crackdown. We may never know. Our own CBS News review of hospital figures indicates that at least 300 have died. The figure may be as high as 3,000 or more. वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्लो हो गई जो चाइना की ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट रीजन था और लोग डरे हुए थे तो नए प्रोजेक्ट भी स्लो हो गए और सोवियत यूनियन भी कोलैप्स होने को थी। ये स्लो डाउन एक टेम्पररी सेटबैक था। 1990 जो ग्रोथ रेट 3.8% पे था वो 1991 में बढ़कर 9.3% हो गया और 1992 में बढ़कर 14.2%। मतलब चाइना ने इन 2 सालों में अपने आप को रिकवर ही नहीं किया, के बाद अनस्टॉपेबल हो गया। 1976 तक जो जीडीपी पर कैपिटा $165 पड़ता वो बढ़कर 1997 तक $782 तक का हो गया और इसी साल 1997 को डेंग जाओपिंग का भी देहांत हो जाता है। डैंग ने चाइना को इकोनॉमिक डिप्रेशन से निकालकर एक बढ़ती हुई इकोनॉमी में बदल दिया और रिसेंटली एआई वॉर छिड़ने लगा है यूएसए और चाइना के बीच में। जहां अमेरिका एआई में सबसे आगे माना जाता था, वहीं चाइना ने डीप सी कार्बन एआई मॉडल लॉन्च करके दुनिया को हिला दिया। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के सबसे हाई एंड एनवीडिया चिप्स बैन होने के बावजूद चाइना एआई में कैसे आगे निकल गया। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries. जहां दूसरी एआई कंपनीज और चैट जीपीटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही हैं, वहां पे डीपसीक रिपोर्ट हुआ कि सिर्फ $5.6 मिलियन में डेवलप हुआ है। सिर्फ 2 साल में इतना डेवलप हुआ और ओवरऑल चैट जीपीटी से बेहतर। इसी तरह रोबो टैक्सी की रेस में भी चाइना यूएस से आगे निकल रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना का बूमिंग ईवी इंडस्ट्री। यहाँ तक कि चाइनीज ऑटोमेकर जैसे BYD इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं कि उन्होंने $10,000 में भी ईवी लॉन्च कर दी है, जबकि यूएस ऑटोमेकर अभी तक ईवी ट्रांजिशन में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। वी राइट की CFO जेनिफर ली के मुताबिक चाइना में सेल्फ ड्राइविंग कंपनीज को एक बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, सस्ती और हाईटेक इलेक्ट्रिक व्हीकल। चाइना का ईवी सप्लाई चेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सेल्फ ड्राइविंग कंपनीज आसानी से ईवीज को ऑटोनोमस व्हीकल में रेट्रोफिट कर सकती हैं। ये कॉस्ट भी कम करता है और मार्केट एंट्री भी फास्ट बनाता है। दूसरी तरफ यूएस में टेस्ला और वायमो एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कारण
एक्सपेंशन स्लो हो रहा है। क्रूज के एक्सीडेंट्स के बाद कैलिफोर्निया ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जो एक बड़ा सेटबैक बना। यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, सैटेलाइट इंटरनेट का फ्यूचर भी अब सिर्फ स्टारलिंक के हाथ में नहीं रहा। चाइना भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका स्पेस सेल कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट जो स्टारलिंक को टक्कर देने को है। चाइना का स्पेस सेल प्रोजेक्ट लॉन्च 2023 में शुरू, 3 फेज में डेवलप होगा। फेज 1 2025 तक 648 सैटेलाइट्स रीजनल कवरेज देंगी। फेज 2 2027 तक टोटल 1296 सैटेलाइट जो ग्लोबल कवरेज देंगे। फेज 3 2030 तक 15,000 सैटेलाइट एक्सपेंड करेंगे जो मोबाइल डायरेक्ट कनेक्ट और मल्टी सर्विस इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा। 2024 में 108 सैटेलाइट लॉन्च करने का टारगेट था और एक्चुअली में टारगेट की हाफ लॉन्च करी 56 कुछ इशूज के चलते। चाइना के 3 बड़े सैटेलाइट प्रोजेक्ट, स्पेस सेल 15,000 सैटेलाइट्स, GW कॉन्स्टेलेशन 13,000 सैटेलाइट्स, होंगू 3 10,000 सैटेलाइट्स। स्टारलिंक अभी तक 4,000 प्लस सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और चाइना का प्लान्स का स्केल स्टारलिंक से कई गुना बड़ा है। लॉन्ग मार्च 6 से हाइब्रिड रॉकेट चाइना का मीडियम लिफ्ट लॉन्चर है जो इस मैसिव एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगा। दोस्तों, एक बड़ी सरप्राइज रेवलेशन सामने आई है। चाइना ने अपना नया 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट टेस्ट किया है जो फिलहाल J-36 के नाम से जाना जा रहा है। विकिपीडिया के मुताबिक ये 26 दिसंबर 2024 को चाइना में टेस्ट फ्लाइट करता देखा गया था। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने 2024 के एंड तक एक नहीं बल्कि 2 स्टेल्थ फाइटर प्रोटोटाइप्स टेस्ट किए हैं, एक चंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का और एक शंगयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का। ये दोनों ही टेललेस स्टेल्थ डिजाइन हैं जिनका कंपैरिजन यूएसए के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम से हो रहा है। इस फाइटर जेट्स के फीचर्स हैं स्टेल्थ, टेललेस डिजाइन, ज्यादा रडार एवेजन और इसका थोड़ा सा शेप B-2 बॉम्बर से मिलता जुलता है। ट्राइजेट इंजन, ज्यादा पावर, स्पीड मैच 2.5 3000 किलोमीटर के करीब। AI इंटीग्रेशन, ड्रोन, स्वाम्प एंड नेटवर्क वॉरफेयर, सुपर क्रूज, कॉम्बैट रेडियस 3000 किलोमीटर। ये चाइना की PLAAF पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है जो वेस्टर्न स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी एक बड़ा चैलेंज दे सकता है। आज के वक्त यूएस और चाइना के बीच एक बड़ा ग्लोबल पावर स्ट्रगल चल रहा है और अगले 20-30 सालों में ये और इंटेंस होगा। क्या चाइना यूएस से आगे निकल जाएगा या यूएस अपनी डोमिनेंस बनाए रखेगा? दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। कौन जीतेगा? क्या चाइना 2050 तक दुनिया का नया सुपर पावर बन चुका होगा? कमेंट में लिख के बताएं।